गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 16 नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। एएमयू जेएमआई वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और सिर्फ एएमयू जेएमआई वाले बच्चों के लिए ही ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट, सीटेट, यूपी टेट या फिर फर्स्ट टू 10th लेवल का यहाँ भी आता है। उन सभी बच्चों के लिए ये जो इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं अंशुल सर, माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था फर्स्ट टू 10th लेवल का, चाहे स्कूल का हो, एकेडमी हो या फिर कंपटीशन लेवल का हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस चैप्टर 16 नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं। तो पहला टॉपिक आता है व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर, कि नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा होती क्या है। नेचुरल डिजास्टर आर स्ट्रॉन्ग एंड सडन इवेंट्स इन नेचर डेट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय ह्यूमन। बहुत ईजी सा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता इसमें से क्वेश्चन नेचुरल डिजास्टर में से, लेकिन हमें जो डीपली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ एमसीक्यू में आती हैं, बहुत सारी चीज़ इंटरव्यू में आती हैं और कल को भगवान करे अगर आपका नंबर आ जाता है और इंटरव्यू में आप क्लियर कर जाते हैं तो सो फार सो गुड। तो आप जब क्लास 6 में आएंगे तब भी आपको ये सारी चीज़ पढ़नी पड़ेंगी, तो नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है। नेचर डिजास्टर आर स्ट्रॉन्ग एंड सडन, स्ट्रॉन्ग और सडन अचानक होने वाले नेचर से, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होता। डेट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय ह्यूमन, तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम उसे रोक भी नहीं सकते, तो उन्हें हम डिजास्टर्स कहते हैं। दे आर कॉज्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ। इनकी वजह से जाने जाती हैं, इंजरी होती है, डैमेज टू प्रॉपर्टी की डैमेज होती हैं, घर के घर, सड़क के सड़क, रोड के रोड, ब्रिजेस के ब्रिजेस, बिल्डिंग के बिल्डिंग गिर जाती हैं। नेचुरल डिजास्टर कैन बी कॉज्ड बाय थिंग्स लाइक बैड वेदर की वजह से हो सकती है नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हैं और अदर इवेंट, साइक्लोन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। नो प्लेस ऑन अर्थ इज़ कम्प्लीटली सेफ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर से शायद ही ऐसी जगह हो पूरी पृथ्वी में जहाँ हम बच सके। कहीं भी कभी भी किसी वक्त यो नेचुरल डिजास्टर आ सकता है। नदी के किनारे अगर आप रह रहे हो तो बाढ़ से डर है, साइक्लोन से डर है, सुनामी से डर है, ठीक है। अगर रेगिस्तान में रह रहे हो तो सूखा से डर है, इस ड्राफ्ट वगैरह हो सकता है ज़्यादा। और अगर वैसे एरिया में रह रहे हैं हम तब भी अर्थक्वेक वगैरह का डर वगैरह बना रहता है। बट सम टाइप्स ऑफ डिजास्टर हैपन्स मोर ऑफन इन सर्टेन एरिया। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे एरियाज यहाँ जो है नेचुरल डिजास्टर अधिकतर होते रहते हैं और देखे भी गए हैं। व्हाट इज़ नेचुरल डिजास्टर में आप ये देख सकते हैं किस तरह से, देखिए डिजास्टर है, स्टॉर्म्स है, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी वगैरह, ड्राफ्ट वगैरह है, और कैसे जो देखिए रोड टूटी हुई है, अचानक से सारी की सारी चलती हुई गाड़ी नीचे डूब गई हैं, फ्लड और सुनामी की वजह से गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। तो ये सारे आप नेचुरल डिजास्टर में प्राकृतिक आपदाएं, ये हमारे हाथ में नहीं होती। मान लीजिए बाढ़ वगैरह या सुनामी वगैरह आ रही हो, हम ऐसी कोई पावर नहीं होती हम उसे रोक लें, वो नेचुरल डिजास्टर होती है। लेकिन अब हम भी उसमें कॉन्क्लूड हो गए हैं, हमने भी इन्वायरमेंट को इतना ख़राब कर दिया है, डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी ना चाहते हुए भी नेचुरल डिजास्टर जो है ना चाहते हुए भी नेचुरल डिजास्टर एक तरह से होते ही रहेंगे। कि डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो ड्राफ्ट आएगा, बारिश होगी नहीं, तो अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले तो नेचुरल डिजास्टर आते थे, आगे चले जाते थे, लेकिन अब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज़ दो देखने को आपको मिलेंगी इन फ्यूचर। और धीरे धीरे आप देख भी रहे हैं कि एनवायरनमेंट में किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है धीरे धीरे, और किस तरह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और किस तरह से जो पहले और अब में बीमारी में लाइलाज बीमारियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे कि अभी जो है एक और बीमारी आई थी कोविड में, कोरोना की। द बेस्ट वे टू टेल द व्हेन नेचुरल डिजास्टर विल ऑकर इज़ टू स्टडी वंस द हैव ऑलरेडी हैपेंड। ये बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्राकृतिक आपदाएं कब आएंगी, पहले से घटित आपदाओं का अध्ययन करना। द गिव्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट डेट लेड अप टू डिजास्टर। हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल क्लासेस है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, आप आराम से जो एंजॉय कर सकते हैं। कंपटीशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी तरफ से 100% दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। मोस्ट नेचुरल डिजास्टर आर इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर ऐसे होते हैं जिन्हें प्रिवेंट करना जो है इम्पॉसिबल है। द फोर्सेज ऑफ नेचर डेट कॉज देम आर बियॉन्ड कंट्रोल द ह्यूमन्स, देयर इफेक्ट हाउएवर मे बी रिड्यूस इन सेवरल वेज। हाँ, हम उसकी स्टडी करके कि नेचुरल डिजास्टर यहाँ आने वाला है, वेदर फोरकास्टिंग से पता लगा कि ये मौसम यहाँ बिगड़ने वाला है, तो हम प्रिकॉशंस को अपना सकते हैं। हानि थोड़ी कम हो सकती है लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते। सबसे पहला जो नेचुरल डिजास्टर आता है वो अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। एन अर्थक्वेक
एन अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके जो है टकराव से जो अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक जो है पानी में भी आ सकता है, जिसकी वजह से सुनामी वगैरह देखने को, साइक्लोन वगैरह देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है इससे ही बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, डैमेज हर नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है, लेकिन जो है कि कितना नेचुरल डिजास्टर जो कैलेमिटी जो है ज़्यादा हुई है। द साइस्मिक एक्टिविटीज इन एरिया डिटरमाइन द टाइप ऑफ एंड डेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये उसकी डेंसिटी पे और उसके टाइप पे और उसकी साइस्मिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक किस तरह से आया है। द सडन मूवमेंट अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉजेज द वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की कंपन की वजह से, प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ सरफेस में ये चीज़ होती है, वाइब्रेशन देखने को मिलता है। इट में लीड टू माइनर और मेजर डिजास्टर। कभी कभी छोटी देखने को मिलते हैं आपदा और कभी कभी बड़ी। द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट, जिस जगह पर से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक, उस जगह को हम फोकस कहते हैं। The point directly above the focus on the earth surface is called epicenter। पृथ्वी की सतह पर ठीक ऊपर स्थित बिंदु को, उसको बिल्कुल सेंटर को, उसे एपिसेंटर कहते हैं। द इफेक्ट, तो वो जगह हो गई फोकस, और बिल्कुल जो पॉइंट हो गया उसे बोल देंगे एपिसेंटर। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज ग्रेटेस्ट एट द एपिसेंटर। सबसे ज़्यादा भूकंप का प्रभाव जो है एपिसेंटर पे देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भूकंप एपिसेंटर जहाँ से शुरू हुआ और बहुत जगह तक जो है गिरा, मान लो 2-3 किलोमीटर तो जो कैलेमिटीज हुई, नेचुरल डिजास्टर हुआ है अर्थक्वेक, और 2-3 किलोमीटर तक देखा आपने कि बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह देखने को मिली, तो वो एरिया हो गया फोकस। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ वो हो गया एपिसेंटर। तो देख सकते हैं बिल्डिंग गिरी हुई है, बिल्डिंग के बिल्डिंग, रोड की रोड, ब्रिजेस के ब्रिजेस, बहुत सारी चीज़ें जो है डैमेज हो जाती हैं और बहुत सारी जानें भी जाती हैं। जैसे कि ब्रिजेस को आप देखते हो देख सकते हैं, ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ऐसे हिलती हैं, ऊपर जो बिल्डिंग वगैरह जो भी होती हैं वो सब क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। Causes, most earthquake are caused by rapid release of energy stored within the rocks of crust। क्रस्ट में जो रॉक्स वगैरह होती हैं उनके जो है क्या होते हैं, कंपन की वजह से ये सब चीज़ होती हैं, टकराव की वजह से जब ये चीज़ें होती हैं। अर्थक्वेक अकर ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर विद इन द अर्थ। इंटरनल प्रेशर की वजह से भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जब हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था अब अर्थ, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, सारी लेयर वगैरह पढ़ी थी। देखिए आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी AMU क्लास की और NCERT की भी, AMU JMI क्लास की आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी, और साथ के साथ जो भी कंपटीशन अदर की तैयारी कर रहा है वो भी आराम से वीडियो को देख सकता है। प्लेलिस्ट है चैप्टर एक्सप्लेनेशन की, जैसे कि चल रहा है। इसके अलावा क्विक रिवीजन भी है, कुछ अगर चीज़ में रह जाती हैं तो पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट वहाँ डाल देंगे हम। इसके अलावा MCQ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, मुझे खुशी मिलेगी। अगर मेरे नोट्स के थ्रू, मेरे मटेरियल के थ्रू आपको जो है बेनिफिट मिलता है, आपका नंबर आता है, तो सो फार सो गुड, भगवान करे आपका नंबर आए और आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे। इट कॉजेज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे जान मान का बहुत नुकसान होता है। एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस अंडर द ओशियन कैन समटाइम्स कॉज सुनामी। अगर जो ओशियन में आए तो सुनामी भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नतीजे ये होते हैं, मान लिया कि अभी किसी ने अगर घर बनवाया है पैसे देके, और वहाँ अगर अर्थक्वेक आ गया 20-30 लाख रुपये लगा लेके किसी ने घर बनवाया है, तो उसका तो बेचारे का मकान गया। बेशक उसे जो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उसका जो हर्ट तो होता ही है, और कहीं कहीं लाइफ भी जो है चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉजेज़ देख सकते हैं, ट्रांसफर देखिए किस तरह से जो अर्थ क्रस्ट में जो है वो होती हैं, तो किस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स के कंप्रेशन की वजह से ये जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक जो देखने को मिलता है। अर्थक्वेक को हिंदी में भूकंप कहते हैं। अब हम देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को नापने के लिए, मेजर करने के लिए। पहला आता है रिश्टर स्केल। आई स्केल डेट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 10 जो नापा जाता है रिश्टर स्केल में। मार्केली स्केल होता है, इनको याद रखिएगा कितनी मेजरमेंट होती है रिश्टर स्केल में। मार्केली में 1 to 12 की मेजरमेंट होती है। आई स्केल डेट मेजर द इंटेंसिटी नापी जाती है अर्थक्वेक की। ऑन द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट द स्केल रेंज इज 1 to 12। फिर आता है साइस्मोग्राफ। साइस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिकॉर्ड करता है मोशन को जो ग्राउंड में हो रहा है अर्थक्वेक की वजह से। तो ये 3 हमने देखे। फिर है साइस्मोमीटर। एक मशीन होती है डेट प्रोड्यूस साइस्मोग्राफ, जो कि साइस्मोग्राफ को प्रोड्यूस करती है। साइस्मोमीटर कन्वर्ट करता है वाइब्रेशन, जो कि साइस्मिक वेव की वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिसकी वजह से कंप्यूटर पे दिखाई देता है। वो कंप्यूटर सिग्नल पे उससे हमें पता चल जाती है कि कितने स्पीड से, कितने वेव से जो है अर्थक्वेक जो है प्रोड्यूस हो रहा है। साइस्मोलॉजी स्टडी होती है अर्थक्वेक के बारे में, उसकी वेव्स के बारे में पढ़ने की। शेक मैप, ये आपने नया सुना होगा। अ टूल डेट मेजर द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक के प्रभाव को जो मापता है।
देखिए चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ ही टॉपिक हैं, लेकिन डीपली इसलिए पढ़ाया गया कि हर बच्चा जो है, हर तरह का बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो सबको हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। एएमयू जेएमआई वाले भी कर सकते हैं, 9th क्लास में नेचुरल डिजास्टर के चैप्टर है वो भी आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ कैसे क्या क्या चीज़ होती है, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। मेरा वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा, मुझे खुशी मिलेगी। और अगर आपका नंबर आता है, नियर बाई अलीगढ़ में रहते हैं, नियर बाई मेरे रहते हैं आसपास, तो आप मुझसे मिलने ज़रूर आ सकते हैं, मुझे खुशी मिलेगी। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान निम्नलिखित सावधानी हमें बरतनी चाहिए। गो टू ओपन एरियाज एंड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग से और दूर रहें और वो ओपन एरिया में चले जाएं, ताकि कोई बिल्डिंग वगैरह आप पे गिरने का डर ना हो। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग पे नहीं जा पा रहे, बिल्डिंग से दूर नहीं जा पा रहे हो, स्टैंड इन द कॉर्नर टू अवॉइड थिंग्स फॉलिंग ऑन यू, ऐसी जगह पर आप छुप जाइए जहाँ चीज़ें गिरने का आपको खतरा ना हो। डू नॉट यूज़ लिफ्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अगर हम सुन लिया कि अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है तो भाग कर कभी भी लिफ्ट का यूज़ ना करें। यूज़ द स्टेयरकेस, सीढ़ियों का आप इस्तेमाल करें। गेट आउट ऑफ कार और बस, कार में से बस में से जल्दी उतर जाएं, क्योंकि अगर रोड वगैरह अगर टूटा तो आप जो गाड़ी के साथ जो है साथ साथ डैमेज हो जाएंगे। इफ़ ऑन अ रोड स्टे अवे फ्रॉम ट्री, अगर रोड पर है तो ट्री से, बिजली के पोल से, इन सब से, इलेक्ट्रिक वायर से दूर हो जाएं। डू नॉट स्टैंड नियर मिरर्स, स्लैब्स एंड फैन, इनके आसपास भी आप खड़े ना हो। और अगर आपके अगर कोई टेबल वगैरह है, बहुत मजबूत, कमज़ोर टेबल नहीं, बहुत मजबूत टेबल है, उसके नीचे चले जाएं, ताकि अगर अर्थक्वेक की वजह से छत वगैरह कुछ भी गिरती है तो आप सेफ होंगे और आपको इमेजेस वगैरह में दिख रहा होगा। मेजर अर्थक्वेक भी देखेंगे, कहीं कुछ जो मेजर अर्थक्वेक ऐसे आए थे जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करके गए। एक द भुज, जो गुजरात में भुज जो है जगह है, अर्थक्वेक आया था, वहाँ 7.6 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल में नापा गया था। ठीक है। द शूक द इंडियन प्रोविंस ऑफ गुजरात द मॉर्निंग जनवरी 26, 2001 को आया था। फॉर द डेड लिस्ट इन इंडिया रिकॉर्ड हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा जान जब गई थी इंडियन हिस्ट्री में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हेन एन अर्थक्वेक विल अकर, ये बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि अर्थक्वेक कब आ जाए। जापान एंड फिलीपींस आर द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्री, सबसे ज़्यादा जापान और फिलीपींस में आता रहता है इन द वर्ल्ड। हम देखेंगे फ्लड, फ्लड माने होता बाढ़। अ फ्लड इज एन ओवरफ्लो वाटर ऑन लैंड, धरती पे पानी का बाहर आ जाना नदियों से। ठीक है। समटाइम्स अ रिवर माइट रिसीव एक्स्ट्रा वाटर, कभी कभी नदियों में एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है, इधर फ्रॉम हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, तो जो है नेचुरल डिजास्टर ये देखने को मिलता है। When this happens, the water overflow from its normal path in the river bed onto a dry land. नदियों का पानी कट के जो है इधर उधर आ जाता है, बहाव उसका, जो कि आपको देखने को मिलता है बाढ़ के रूप में। जैसे कि कॉजेज देख सकते हैं, फ्लड ऑल्सो अकर्स व्हेन अ डैम फॉल्स, कभी कभी डैम्स के जो है टूट जाने से, व्हेन सीज रिवर्स का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, बर्फ़ पिघलने की वजह से, बर्फ़ के पहाड़ पिघलने की वजह से, जब बारिश बहुत तेज हो तब जो है ये सब आपको देखने को मिलते हैं। मेल्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्नो ऑन माउंटेन ड्यूरिंग समर सीजन, कोस्टल एरियाज में सुनामी और साइक्लोन देखने को मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइड्स इन द सी, ब्लॉकिंग ऑफ रिवर चैनल एंड लैंडस्लाइड्स वगैरह भी देखने को आपको मिलती हैं। याद रखिए, देखिए जितना हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, जितना डिफोरेस्टेशन हम कर रहे हैं, आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इतना बढ़ता जाएगा कि जो बर्फ़ के पहाड़ जमे हुए हैं ना, वो धीरे धीरे पिघल के ना वाटर ओवरफ्लो होने वाला है। आपको पता है कि 71% जो 71% जो क्या है हमारा वाटर है, 29% लैंड है, तो सोचिए 70% तो वैसे ही है, और अगर पानी बढ़ जाएगा तो 29% कहाँ, पूरा लैंड जो है ना पानी में डिस्ट्रॉय होने वाला है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अभी भी वक्त है, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको हम रोक दें, डिफोरेस्टेशन कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, एफोरेस्टेशन करें, पॉल्यूशन कम करें, एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली रखें, ऐसी कोई भी वेस्टेज चीज़ यूज़ ना करें जो एनवायरनमेंट को ख़राब करती है। अब भी वक्त है, अब भी सुधर जाएंगे, फॉसिल फ्यूल को कम से कम इस्तेमाल करें, तब भी जो अब भी वक्त है, आने वाली जनरेशन थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेगी हमारे इन्वायरमेंट से, वरना इन्वायरमेंट को तो हम दूषित कर चुके हैं और अब पता नहीं हम कहाँ पे जाकर रुकने वाले हैं। अपने फ़ायदे के लिए हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ताकि फर्नीचर वगैरह बनता है उनसे, लकड़ियों से, वुड से, तो उस पैसे मिल जाते हैं, तो पता नहीं कहाँ रुकने वाले हैं हम लोग जाके इन्वायरमेंट को बर्बाद करके, और होना कुछ है नहीं, सब यहीं रह जाना है। द डेथ टोल इन असम फ्लड्स ऑन जुलाई 5, मेजर फ्लड देखी गई थी 5 जुलाई 2012 में, बहुत असम में फ्लड आई, रोज टू 100 इवन एज द वाटर स्टार्टेड टू रिसाइड इन मोस्ट 27 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, 27 डिस्ट्रिक्ट में देखी गई एक्सेप्ट धेमाजी। हाउएवर द राइजिंग वाटर लेवल ऑफ जियाधाल रिवर्स, जियाधाल नदी में से जो है गांव के गांव जो है जलमग्न हो गए।
द सर्जिंग वाटर ऑल्सो अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ नेशनल हाईवे भी इससे अफेक्ट हुआ था। बामन डिस्ट्रिक्ट जो है बाढ़ की वजह से जो है अफेक्ट हुए। फ्लड्स आर कॉमन इन इंडिया, फ्लड जो कॉमन है इंडिया में मानसून सीजन में देखी जाती है। सम एरियाज गेट फ्लडेड ड्यू टू देयर अप्रॉक्सीमेटेड टू रिवर्स। अब आप समझ लीजिए जैसे हम अलीगढ़ में रह रहे हैं यूपी के अंदर, हमारे यहाँ जब बारिश होती है ना तो अलीगढ़ एकदम तालाब सा बन जाता है, ठीक है, आधा इंसान डूब जाता है। और जबकि हमारे आसपास कई किलोमीटर तक लगा लीजिए कोई रिवर नहीं है, ठीक है, बहुत कम से कम बहुत दूर तक जो है यमुना जी मथुरा में है जाके 60-70 किलोमीटर पे हैं, इधर आगे बरेली में कासगंज में जाके हैं, इधर जो है अनूप शहर में जाके गंगा जी हैं। तो सोचिए इतनी दूर नदियाँ होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ शहर में इतना पानी हो जाता है, नदी किनारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह होंगे उनका क्या हाल होता होगा। तो बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम एक्सपीरियंस फ्लड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हर साल जो है देखने को यहाँ जो है बाढ़ मिलती ही मिलती है। अब आती है बात एक और नेचुरल डिजास्टर की, वो है सूखा, ड्राफ्ट। ये आने वाले समय में शायद हो सकता है हम ही देख लें अपनी पीढ़ियों में सूखा, क्योंकि पानी तो प्योर वाटर तो बचा ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि हर एक घर में समर लगी हुई है। 1,000 लीटर की टंकी रखी हुई है घर में, डेली खर्च होती है। अगर एक कॉलोनी में 100 घर भी हैं ना तो 100,000 लीटर हम पानी डेली बर्बाद कर रहे हैं। पूरे शहर में कितनी कॉलोनियाँ होती हैं, कितना पानी वेस्ट हो रहा है, प्योर वाटर कितना नालियों में जा रहा है, अनगिनत पानी जो हम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सूखा की भी हमें प्रॉब्लम होने वाली है कुछ दिनों में। ड्राफ्ट इज़ अ लॉन्ग पीरियड व्हेन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ है नहीं, बारिश होती नहीं है, तो यही होना है। ड्राफ्ट इज़ अ लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज़ अ वेरी लिटिल और नो रेन। पहले तो नेचुरल डिजास्टर ना अपने आप कैलेमिटी हो जाती थी कभी कभी, लेकिन अब हम इंसान जो इतना सेल्फिश हो गए हैं, इतना वो मग्न हो गए इन चीज़ों में कि खुद ही जो नेचुरल कैलेमिटी लाना चाहते हैं। ड्राफ्ट इज़ अ लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज़ अ वेरी लिटिल और नो रेन। ड्राफ्ट वो पीरियड होता है जहाँ बहुत सालों तक जो है ना कभी बारिश हुई है, ठीक है। ड्राफ्ट अफेक्टेड एरियाज है वेरी फ्यू नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। फार्मर्स आर द रोस्ट अफेक्टिंग ड्यूरिंग ड्राफ्ट। सबसे ज़्यादा फार्मर को जो सूखे के दौरान जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होना पड़ता है। अ ड्राफ्ट कैन लास्ट फॉर डेज, मंथ और ईयर्स। सूखा कई दिनों, महीनों या सालों तक चल सकता है। लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से होता है कॉज, बारिश ना होने की वजह से इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई ना मिले सॉइल को तो उसके न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाते हैं। लेक ऑफ स्नोफॉल इन माउंटेन रीजन, नॉट इन इंडिया बट इन वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की कमी। प्रिकॉशन, सावधानियाँ क्या हैं? वाटर स्टोरेज करके रखें, खासकर रेन वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए, वो काम में लेना चाहिए। वी कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर रेन वाटर। फार्मर्स शुड बी एजुकेटेड टू अवॉइड ओवर क्रॉपिंग एंड ओवर ग्रेजिंग के बारे में फार्मर्स को समझाना चाहिए। स्टेप्स शुड बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टेप लेने चाहिए ह्यूमन सेटलमेंट को और ड्राफ्ट प्रोन एरियाज़ को जो है ठीक करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए विच इन्वॉल्व कलेक्टिंग रेन वाटर शुड बी इनकरेज्ड। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या नतीजे होंगे अगर सूखा पड़ जाए तो? जैसे ये देख रखा है, फूड ग्रोज वेयर वाटर फ्लोज। फूड वहीं ग्रो होंगे जहाँ पानी होगा। इन अ कंट्री लाइक इंडिया जैसी कंट्री में वेयर फार्मर्स डिपेंड्स ऑन मानसून रेन। हमारे यहाँ मानसून पे जो डिपेंड करते हैं फार्मर फॉर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन ड्राई कंडीशन। ड्रॉट आर कॉजेज स्कैसिटी ऑफ फूड, उसकी वजह से स्कैसिटी ऑफ फूड होती है। इट ऑल्सो लीड्स डेथ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इनकी वजह से जानवरों इंसानों की मौत होती है। और इंडिया हैज़ मैनी ड्राफ्ट प्रोन स्टेट्स हैं बहुत सारे, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ये ऐसे जो है स्टेट्स हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। आती है बात साइक्लोन की, बाढ़ से थोड़ा ज़्यादा। अ साइक्लोन इज रोटेटिंग मास ऑफ एयर विद मिनिमम प्रेशर इन इट्स सेंटर में जो है घूमते एयर प्रेशर की वजह से साइक्लोन उठता है। ड्यूरिंग अ साइक्लोन द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड के साथ, बहुत तेज स्पीड से विंड ब्लो होती है। और वह हैवी रेनफॉल की वजह से साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी के साथ वो ओशन से उठता है एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से, और जो है देखने को मिलता है। जैसे कि आप एक जो सैटेलाइट से जो बोली गई है इमेज, किस तरह से एयर प्रेशर की वजह से धीरे धीरे साइक्लोन उठता है। साइक्लोन्स आर कॉज्ड, क्यों होता है भाई? साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय वार्म ट्रॉपिकल मॉइस्चर वियरिंग क्लाउड विच डेवलप above oceans or seas. They occur in areas of very low pressure when air heated by the sun rises rapidly and becomes saturated with the moisture. में बहुत कम दबाव वाले क्षेत्रों में होते हैं जब सूर्य द्वारा गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है। मतलब सन की लाइट इतनी रेज पड़ती है कि ऊपर एवोपरेट होने लग जाता है और फिर एक एयर प्रेशर सा बन जाता है। दिस एयर
then condenses into thunder clouds. When the cyclone continues its course and winds blow strongly, they may cause heavy damage. लाइफ प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है भाई, देखिए नीचे जो उठती है वहाँ से आई एक, जैसे एक बाल्टी लीजिए आप, पानी भरिए और ऐसे हाथ डाल के उसमें ऐसे बहुत देर तक घुमाते रहिए तो साइक्लोन टाइप उसमें जो है डेवलप हो जाएगा और नीचे उसकी आई आपको नज़र आएगी, उसका जो बोल सकते हैं कॉर्नर नज़र आएगा, तो उसे आई बोलते हैं। ये आउटफ्लो किस तरह से बाहर आ रहा है पानी और स्पीड के साथ बाहर आता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, हीट क्या है बन जाती है जब आप रोटेट करते हैं। तो ये डैमेज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को डैमेज कर देता है, टेलीकम्युनिकेशन को सिस्टम को डैमेज कर देता है। और ये आप देख सकते हैं कोल्ड फॉलिंग एयर, वार्म राइजिंग एयर और आउटफ्लो किस तरह से होता है। साइक्लोन्स प्रिकॉशंस क्या हैं, कितना ही बच लीजिए, जब आई है तो इंसान को जाना है। वॉच वेदर फॉरकास्ट एंड वार्निंग्स, फॉरकास्ट को सुनते रहना चाहिए नदी किनारे जो भी लोग रहते हैं। और मूव टू सेफ प्लेस फॉर द साइक्लोन हेड्स, उस जगह से दूर चले जाना चाहिए अगर आपको पता है कि यहाँ साइक्लोन वगैरह आने वाला है। डू नॉट गो नियर द सी, ऐसे टाइम पे नदी किनारे ना जाएं कि चलो देखेंगे साइक्लोन कैसा आ रहा है फिर गाड़ी से भागेंगे, ये गलती से भी ना सोचें। कि फ़ोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स के, रिलेटिव्स के और हेल्प एजेंसी के अपने नंबर रखें। मेजर साइक्लोन देखने को मिले हैं कहाँ, द कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश में है, वेयर हिट अ साइक्लोन मई 1990 में देखने को एक साइक्लोन मिला था। विंड्स बिलो कहा जाता है 250 किलोमीटर पर आवर की, एक घंटे में 250 किलोमीटर की एरिया डिस्टेंस को नाप दे इतनी स्पीड से जो है आया था। द साइक्लोन अफेक्टेड नियरली कहा जाता है 6000 विलेजेस को जो है इफेक्ट किया था और 10 लाख हाउस उसमें डिस्ट्रॉय हो गए थे और बहुत सारी जानें भी गई थी। अब बात आती है सुनामी की। सुनामी और बिग वेव्स, ये बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, जो कि अंडर वाटर जो अर्थक्वेक हैं या वॉल्केनो हैं, ज्वालामुखी के फटने से, या अर्थक्वेक जो साइक्लोन जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारी अर्थ क्रस्ट की, उससे जो है अगर वो सीज में, ओशियंस में टेक्टोनिक प्लेट्स या वॉल्केनो जो है इरप्ट होता है तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। दे स्टार्ट स्मॉल इन डीप वाटर बट ग्रो टॉलर एंड मोर पावरफुल एज दे अप्रोच, बहुत ऊंची ऊंची लहरें जो उठती हैं और जो है तबाह कर जाती हैं एरिया को। सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लार्ज वेव्स, दे आर क्रिएटेड, धीरे धीरे लार्ज वेव क्रिएट करके एक बड़ी वेव बना लेता है। द वाटर इन ओशनिंग डिस्प्लेस्ड रैपिडली। सुनामी की कॉज क्या है, कॉज है वॉल्केनिक इरप्शन होना, अंडर वाटर में एक्सप्लोज होना या फिर अंडर वाटर जो अर्थक्वेक का आना। द इफेक्ट ऑफ सुनामी आर डिवास्टिंग, विनाशकारी होता है। कॉन्सिक्वेंसेज, सुनामी कैन सेवरली अफेक्ट कोस्ट लाइन कॉजिंग लार्ज स्केल लॉस लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये जाती हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं, पीपल नियर द सी हैं, बीच में हैं, ठीक है, बीच पे हैं, और शुड रश ऑफ हाइगर प्लेस है। सुनामी वार्निंग इज हियर, अगर सुनामी वगैरह की आपको वार्निंग है तो आप हाइगर प्लेस पे चले जाएं। वन शुड स्टे अवे फ्रॉम द ओशियन टिल इट्स कंसीडर सेफ बाय अथॉरिटी, जब तक अधिकारी इसे सुरक्षित ना मान लें तब तक समुद्र से दूर रहना चाहिए। मेजर सुनामी देखने को कब मिली थी, ऑन मार्च 11, 2011 में ऑफ द पैसिफिक कोस्ट जापान के पास 9.0 मैग्नीट्यूड के साथ अर्थक्वेक आया था। आज सुनामी जो 33 फुट की यानी 10 मीटर इतनी हाई वेव्स थी के साथ आई थी अलॉन्ग जापान नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में, और बहुत सारी जो है डैमेज करके गई प्रॉपर्टी और लाइफ को। द वेव कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज विद एन ऑफिशियल काउंट अराउंड 20,000 पीपल कन्फर्म टू बी किल्ड और मिसिंग, कहा जाता है 20,000 लोग मारे गए और जो है मिस्ड थे। वॉल्केनो, ज्वालामुखी। अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑफ एन अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट का जो ओपन पार्ट होता है थ्रू विच उसमें से मोल्टन मटेरियल जो मैग्मा जो होता है वो बाहर आ जाता है आउट ऑन द सरफेस फ्रॉम इट्स इंटीरियर, अंदर से बाहर आ जाता है। जैसे इमेज में आपको देख रखा है मैग्मा चैम्बर है, क्रेटर्स है, वॉल्केनिक बॉम्ब्स किस तरह से बाहर आ रहा है, बाहर आके लावा के फॉर्म में वो। द मोल्टन मैग्मा विच फ्लोस आउट थ्रू द वेंट इज कॉल्ड लावा, उसे लावा कहते हैं। लावा कम्स आउट व्हेन अ वॉल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस। गैसेज एंड एशेज आर फोर्स्ड आउट ऑफ क्रैक्स, प्रेशर की वजह से गैसेज और एशेज बाहर आते हैं क्रस्ट के। व्हेन द वॉल्केनिक इरप्शन स्टॉप, जब स्टॉप्स हो जाता है तो लावा कूल हो जाता है और उससे बहुत सारी रॉक्स वगैरह में जो पाई मिलती हैं उसके द्वारा। इट फॉर्म्स अ माउंटेन्स, a ball shaped hollow is formed on the top such mountain and is called a crater, उसे हम क्रेटर भी कहते हैं, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। कॉजेज़ क्या हैं, मैग्मा और मोल्टन रॉक इज फॉर्म बीनीथ द सरफेस ड्यू टू द वेरियस रीजन, बहुत सारी रीज़न की वजह से मोल्टन रॉक्स वगैरह बन जाती हैं मैग्मा की।
मोल्टन रॉक्स रप्चर्ड द ग्राउंड एंड पोर्स आउट, पिघल पिघल के वो बाहर आ जाती हैं। समटाइम्स इट कूल डाउन विनीथ द ग्राउंड सरफेस इंस्टीड ऑफ पोरिंग आउट, कभी कभी वो बाहर अंदर ही जो है ठंडी हो जाती हैं, कभी कभी वो बाहर आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, कितने तरह के वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक होता है एक्सटिंक्ट और डेड वॉल्केनो, आर दोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, हजारों साल तक वो फटते नहीं हैं, एंड विल प्रोबेबली नेवर इरप्ट, और ये माना जाता है शायद ही नहीं फटेंगे। एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, याद रखिएगा ये डेड वॉल्केनो में आता है, या फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी कहते हैं। डोरमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनो होते हैं, आर दो डेट हैव नॉट इरप्टेड फॉर मैनी ईयर, जो बहुत सही सालों से नहीं फटे हैं, बट हैव चांस ऑफ इरप्टिंग, लेकिन फटने के चांस हैं। व्हेन अ वेंट बिकम ब्लॉक्ड व हार्डन्ड लावा इट कम डोरमेंट वॉल्केनो, जैसे कि एग्जांपल है माउंट फुजियामा जापान में। द थर्ड एंड द मोस्ट डेंजरस है वो है एक्टिव वॉल्केनो, दे ऑफन इरप्ट एंड लेड डिस्ट्रक्शन, सबसे खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है, वे अक्सर फटते और विनाश कारण बनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट एटनाइट इटली में है, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में बिकम एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल माउंट वेसुवियस है इन इटली में, वॉज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, बट इज इरप्टेड आफ्टर मेनी ईयर्स एंड डेस्ट्रॉय पोम्पाई को नष्ट कर दिया था इसने। वॉल्केनो कॉन्सिक्वेंसेस क्या नतीजे हैं, वॉल्केनो कैन डिस्ट्रॉय एंटायर सिटीज एंड चेंज द लैंडस्केप ऑफ अ प्लेस, ज्वालामुखी पूरे शहर को नष्ट कर सकते हैं, इतनी उसमें जो क्षमता होती है। दे कॉज वास्ट डैमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। प्रिकॉशंस इन मैनी प्लेसेस वेयर वॉल्केनो आर एक्टिव, बहुत सारी जगह हैं जहाँ वॉल्केनो एक्टिव हैं। पीपल शुड मूव टू अदर फार ऑफ प्लेसेस, वहाँ से दूर हट के कहीं और चले जाना चाहिए, सेटल डाउन होने जाना चाहिए, और उसे जो है वॉल्केनो हैव स्टॉप इरप्टिंग, स्थानों पर चले जाना चाहिए उनके फटने से पहले। फूड एंड वाटर शुड बी स्टोर्ड फॉर सच इमरजेंसी, और इमरजेंसी में फूड और उसको जो है इमरजेंसी में रखना चाहिए अगर आपको कोई भी सूचना मिली है तो। मेजर वॉल्केनो वेनन आइलैंड लोकेटेड इन अंडमान सी इज़ द ओनली कन्फर्म एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में वो कन्फर्म एक्टिव वॉल्केनो है। इट इरप्टेड रिसेंटली ऑन, अभी वो जो रिसेंटली इरप्ट हुआ था वो मई 2006 में हुआ था। तो ये था आपका चैप्टर नेचुरल डिजास्टर, एएमयू जेएमआई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर डीपली एक्सप्लेन किया गया है ताकि अगर आपको इंटरव्यू में कुछ पूछ ले तो आप जो हड़बड़ाएं ना, आप अपनी तरफ से कुछ भी बता सकते हैं समझ के, क्योंकि आपको नॉलेज है। और अगर एमसीक्यू भी कहीं से बनता है तो आप याद रखिएगा, खास करके अर्थ क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, साइस्मोग्राफ, ठीक है, रिश्टर स्केल वगैरह, कितना मेजरमेंट होता है, ये सब साइस्मोलॉजी किसे कहते हैं, बहुत सारी नई भी चीज़ आपको मिली। कुछ अगर रह जाएगा तो क्विक रिवीजन में मैं करा दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्विक रिवीजन की, एमसीक्यू की और ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन की। एएमयू जेएमआई की क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, खास करके जो स्कूल के बच्चे 6th 7th 8th 9th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से जाके एंजॉय कर सकते हैं। मैं अंशु सर आपके लिए बहुत सारी हेल्प कर रहा हूँ, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री ही कोचिंग होती हैं, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आपके लिए जो है एक तरह से समझ लीजिए गिफ्ट है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 1st 10th लेवल का, चाहे कंपटीशन में आता हो चाहे स्कूल रिलेटेड हो, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।